अभी आप कल का ही वो देख लें जो मामला हुआ है जनाब। जो लाहौर के मोची दरवाज़ा में जो कन्वेंशन इन्होंने करने की कोशिश की है पीटीआई ने, उधर साहिवाल में भी किया है इन्होंने। तो उसके बाद जो पंजाब पुलिस ने 700 बंदों को बुक किया है, मतलब केसेस रजिस्टर 700 किए हैं। नामलूम है, कुछ 27 के करीब नामजद भी हैं। जी जी, हाँ जी जी, हमाद अजहर नामजद के है। खिलाफ एक बार फिर गद्दारी के जी मुकदमे, फिर मुल्क गद्दारी के अलावा जी जी। वो दफात और ये, लगा दी हैं हाँ दहशत जी, गर्दी की। और जब गंदम नहीं खरीदी फिर उन्होंने इhtजाज किया, आपने उनको लाठियों से और तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया, उनकी तज़हीक की। और ये उनकी तज़हीक नहीं है, ये इंसानियत की तज़हीक थी जो हमने देखी। हम इंडिया की हदूद में चले गए थे और उनको वापस बुला लिया गया था वहां से। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम बाईलिटरल ट्रेड जो है वो भी करें, हम निगोशिएशन भी करें, हम टेबल पे भी बैठें और बैठ के एक अच्छे हमसाये की मिसाल कायम करें, बनिस्बत इसके कि हम हर फोरम पे जाके चीखो चिल्लाहट भारत भी कर रहा हम भी कर रहे हैं। देखिए, एक ग्लोबल चेंज आ रही है। ईरान और सऊदी अरब मिल सकते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिल सकते? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं मिल सकते? बांग्लादेश और भारत क्यों नहीं मिल सकते? रशिया और पाकिस्तान मिल रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं मिल सकता? हमें जो है ना, अपने ग्लोबल चेंज जो हो रही है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है और उस ढालने के नतीजे में आपको ये महसूस होगा कि हमें एक अच्छा ट्रेड रूट मिलेगा, एक अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा हमसाया मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे रिश्तेदारी अजीज और कारिब जो हैं वो सरहद पार हैं। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है, जबकि मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जवेद इकबाल ग्रैस साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजियाकारों की खिदमत हासिल करेंगे। नाज़रीन, एक तो हम आपको बताते चले कि मियाँ नवाज शरीफ ने मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। मोदी साहब क्या कहते हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। हुकूमत ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। अब जो बजट है वो हमें क्या कह रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं। दीगर जो सियासत से जुड़ी हुई खबरें हैं, पीटीआई के रहनुमाओं की हद के इज़्ज़त के बिल के बाद गिरफ्तारियां जो अमल में लाई जा रही हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमें ज़ुल्फ़िकार तार साहब सीनियर तजियाकार हैं, एंकर भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, डॉन अखबार में लिखते भी हैं, तो उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। जी ज़ुल्फ़िकार तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम बात साहब। जी बात साहब। ज़ुल्फ़िकार तार साहब, हुकूमत के कारकर्दगी के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो 100 दिन पूरे हो गए हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या 100 दिन के दौरान हुकूमत कामयाब रही, नाकाम रही? कैसे इनके जो ये 100 दिन हैं कारकर्दगी के हवाले से, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज़। देखें, अगर इससे हम गवर्नमेंट अगर टेक अवे करे कि इसमें क्या पॉजिटिव वो जैसे कह लें कि प्रेजेंट कर सकती है, वो ये है कि प्राइसेस में कंट्रोल तो आया, एक ये चीज़ तो है। और लेकिन ये देखें कि प्राइसेस अगर नीचे आई हैं एट द कास्ट ऑफ फार्मर्स बैक है, मतलब उनकी कमर हमने तोड़ दिया फार्मर्स की और आटा सस्ता कर लिया हमने। वो बेचारे उनकी जिसे कह लें 40 किलो की कनक की बोरी को खरीदने के लिए जो हमने प्राइस 3900 मुकर्रर की थी, हम वो भी पे नहीं कर पाए। मीन द पंजाब गवर्नमेंट, मीन द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो 2400 रुपये के ऊपर उन्होंने अपनी फी 40 किलो मन बोरी जो है वो बेचने पे मजबूर थे। तो इस तनाजुर में हम सिर्फ जो इन टर्म्स ऑफ दैट देखें, वेल नहीं, इस पे हम इसको गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो नहीं कह सकते, ये तो एक बहरान है जिससे काश्तकार को जो है उसका सामना है। काश्तकार को रिलीफ देने की बजाय या तो हुकूमत ये करे ना, अब बजट में उनको बहुत ज़्यादा इजाफी कोई सहूलतें दे देते, इस पे फर्टिलाइज़र पे या बिजली के ट्यूबवेल जो हैं उस पर टैक्स ना आयद करते। ये तो वहीं के वहीं चीज़ें हैं, ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। तो किसान को रिलीफ देने की बजाय या तो गवर्नमेंट उन्हें जनाब से आप कोई ना कोई, हम कहते कि जो 3900 का इन्होंने रेट मुकर्रर किया था तो सब्सिडी देते हुए उनसे गंदम खुद खरीद लेते, तो फिर तो हम कहते कि जी मार्केट में हुकूमत ने चीज़ें सस्ती लाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। इसमें तो हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। किसान की जब गंदम सस्ती है तो ऑटोमेटिक जो 13,000 रुपये मैदे की बोरी मिल रही थी वो आज जनाब 6,000 में है। तो वो फिर भी उसके बावजूद आप अगर देखें तो जो मार्केट के अंदर बेकरी की चीज़ें हैं उनके रेट वहीं के वहीं हैं। आप रोटी 5-6 रुपये सस्ती करने से ये नहीं कह सकते प्याज सस्ता, वो ये नहीं कि ये किसान का एक खसारा हुआ है।
और किसान सारा का बहुत बड़ा बिल्कुल। तबका है जिसको या तो वो भी खुशहाल हो ना, तो फिर हम कहें इसमें गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया है जनाब। जी जी, यही मैं शुरू में आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट इसमें अपना क्रेडिट तो ले रही है कि जी हमने चीजें कुछ सस्ती की हैं। सिमिलरली आटे से लेके रोटी तक, रोटी से लेके बाकी आलू प्याज की कीमत कम तो आई है, लेकिन इसमें ये उस वक्त गवर्नमेंट को पूरा क्रेडिट दिया जाता अगर जो आपका किसान है उसकी कमर में, जिसे कहते हैं, उसकी कमर ना तोड़ी जाती। अब मुझे बताएं कि अगले साल वो जब गंदम उगाएंगे तो 4 मरतबा सोचेंगे कि हमने गंदम, गवर्नमेंट तो हमसे जिसे कहते हैं कि रीजनेबल रेट पे खरीदती नहीं, तो हमने इसको डिस्पोज ऑफ ही करना है, भूखे ही मरना है, तो बेटर है कि इसके ऊपर कुछ और उगा लें। जनाब अभी आप सिमिलरली देख लें कि प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दी है कि आप चीनी को वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है, बरामद कर लें आप। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये तो आपने डिसीजन ले लिया, वेल अगर कल को चीनी यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, किसी फाइन मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर को बताया जाएगा जी कि एक्सपोर्ट तो हमने कर लिया, अब दोबारा से इम्पोर्ट करनी है, तो पता चलेगा लाखों डॉलर जो हैं वो किसी के जेबों में गए और इस सारे चक्कर में मतलब चीनी का बुरान आ गया। तो ये मुझे लगता है कि इनकी साइड पे जो मिसमैनेजमेंट है वो अभी तक कोई इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और ये मिसमैनेज चीजें जो चल रही हैं, पहले हमने वीट में, गंदम में ये प्रॉब्लम देखा, अभी हम चीनी में आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ये चीनी जो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, इससे भी जो सनतकार है उसका फ़ायदा हुआ है, जो शुगर मिल का मालिक है उसका फ़ायदा हुआ है, जो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, जो गन्ने वाला किसान है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप चावल को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देते तो डायरेक्टली जो किसान है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगर आप गंदम को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें तो डायरेक्टली किसान मुस्तफ़ीद हो सकता है। जिन चीज़ों से किसान को फ़ायदा होना है वो आप करने नहीं जा रहे। आप चंद एक जो आपके साथ गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो आपके शुगर मिल जिनकी है मालकान में शामिल हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए आपने जनाब, और साथ ही चीनी पे आपने 5 रुपये इजाफी कीमत भी टैक्स की सूरत में बढ़ा दी है। तो ये चीज़ें कहने का मकसद ये है कि इससे हमारा एक बड़ा तबका जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो इस का बार बार मुतालबा कर रहा है कि हमारे साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी हैं उनका ज़ाला किया जाए। जब किसान सड़क पे आया तो उसको भी इन्होंने जिस तरह जनाब लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियां की। हुकूमत का ये काम नहीं होता, हुकूमत का काम होता है कि अगर कोई साइल आता है तो उसका मुतालबा माना जाए। मुझे साइल से याद आया कि जुल्कन साहब, 4 रोज़ कबल एक गरीब आदमी काने का रहायशी कमाहा से उठ के IG ऑफिस के बाहर जाता है, तो वहाँ आपने देखा कि जब उसको IG से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती वो ख़ुद को आग लगा लेता है। आज उस शख्स की मौत वाक़या हो गई, आज अलाल सुबह उसकी 8 नवंबर सुबह मौत वाक़या हो गई है। अब देखें कि जो IG ऑफिस के बाहर लोग सिक्योरिटी पर तैनात हैं, अगर वो उसको अंदर भेज देते, IG साहब से मुलाकात ना भी होती, किसी सीनियर ऑफिसर से मुलाकात हो जाती, सीनियर ऑफिसर लाहौर पुलिस को फ़ोन कर देते, उसने कहा जी मैंने गिरवी मकान ले रखा था और मुझे बगैर नोटिस दिए वहाँ से ज़बरदस्ती मालिक मकान ने बाहर निकाल दिया है, तो वो उसका अजाला करवा देते, कोई महीने 2 महीने का टाइम ले देते, उस ख़ानदान में जो ये पैदा होने वाले मसाइल ख़त्म हो जाते। अब उस किसान की कफालत का ज़िम्मेदार कौन होगा, उसकी मौत का ज़िम्मेदार अब हम किसको करार दें, जिसने खुद सोजी की और उसको बचाते हुए कांस्टेबल भी जो है वो भी झुलस गया। तो ये इस पर भी वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए। ये तो चीज़ें हैं सोचने वाली, देखने वाली, कि जो लोग आपसे एक उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा मसला है आप सुने, वो सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये कितना अफसोसनाक वाक़या है जुल्कन साहब। जी जी, क्वाइट अनफॉर्चुनेट है। और इस तरह के इसको करने के लिए फिर यही बात है कि हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है, एट द सेम टाइम मतलब ये आपने अभी पंजाब IG की बात की, तो जाहिर है जो जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो उनको अलाउ कर देते तो शायद इसको प्रिवेंट किया जा सकता तो था। पंजाब के IG क्या कर रहे हैं? पंजाब के IG ये कर रहे हैं कि एक जो PTA की ख़वातीन है जिसका नाम आलिया हमज़ा है, जिसका नाम सनम जवेद है, वो 1 साल से ज़ायद अरसे से मुख्तलिफ़ जेलों के जनाब पाबंद सलासा रहने के बावजूद उनको क्या किया जाता है कि वहाँ से निकाला जाता है वैन में बिठा के, ये भी नहीं बताया जाता कहाँ लेके जा रहे हैं। उनके घर के बाहर ला के वैन खड़ी कर दी जाती है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है, घर की तोड़ फोड़ की जाती है, पूरी फैमिली से मोबाइल छीन लिए जाते हैं। तो ये कर रही है, ये IG साहब तो ये कर रहे हैं। देखिए अभी आप कल का ही वो देख लें जो मामला हुआ है जनाब, जो लाहौर के मोची दरवाज़ा में जो कन्वेंशन इन्होंने करने की कोशिश की है PTI ने, उधर साहिवाल में भी किया है इन्होंने। तो उसके बाद जो पंजाब पुलिस ने
700 बंदों को बुक किया है, मतलब केसेस 700 नाम लूं मैं, कुछ 27 के करीब नामजद भी हैं। जी जी, हाँ जी, हमाद अजहर नामजद के है। खिलाफ एक बार फिर गद्दारी के मुकदमे, फिर मुल्क गद्दारी के अलावा जी, वो जी। दफात और ये- लगा दी हैं हाँ जी, दहशतगर्दी की। और लाहौर साहिवाल से टोटल इन्होंने 40 पीटीआई के लोगों को पकड़ा भी है। और पॉइंट ये है कि भाई आप सारा आपका फोकस ही इधर है। जब आपका फोकस ही सारा रहना इधर है तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा और बाकी चीजों की तरफ आपकी क्या तवज्जो होगी। तो पुलिस की कारकर्दगी को तो सिर्फ एक तरीके से जांचा जा रहा है, जो कि पंजाब की गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर जो है या चीफ मिनिस्टर को जो लेके आए हैं वो सिर्फ उनकी कारकर्दगी, पुलिस की कारकर्दगी को जांचते हैं कि वो पीटीआई के खिलाफ कितना एक्शन स्ट्रॉन्ग किया है। अगर तो वो जी, उसमें ढीले पड़ते जी, हैं इसी तब पे वो बात पंजाब कर रहे हैं पुलिस कि की सियालकोट कारकर्दगी में खराब किसी है। को बाहर नहीं निकलने दिया गया, जो रेहाना डार थी उसके घर के बाहर बैरियर लगा दिए गए, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। तो ये इंसाफ है, ये कारकर्दगी है, इसी से कारकर्दगी को मशरूत किया जा रहा है, इसी से एसएचओ की कारकर्दगी को जांचा रहा है, इसी से डीपीओ की कारकर्दगी को देखा जा रहा है कि किसने ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए, इसी से देखा जा रहा है कि कौन सी वैन जो है जेल के पहले बाहर पहुंची, किसने जनाब जल्दी उसको अपना वहाँ से ला के घर पे ला आके तलाशी ली, किसने जनाब किसको उठाया। तो इससे कारकर्दगी मशरूत की जा रही है। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि क्रिकेट मैच के दौरान जब इंडिया का मैच हो रहा था तो एक जहाज़ के ऊपर बैनर लहराया गया जिसमें रिलीज़ इमरान खान लिखा गया था। तो उस पर उस्मा बुखारी ने ट्वीट की है, एक तो रिलीज़ के हवाले से कि करप्शन का पैसा वापस दो, हम आपको रिलीज़ कर देते हैं, लतीफ़ आ रहा है हम आपको वापस कर देते हैं। साथ ही उसने लिखा हफ़ साहब तोन के रखो। ये उस्मा बुखारी से पूछना चाहिए हफ़ साहब तोन के रखो, इससे क्या मुराद है? शायद किसी इमाम मस्जिद को कहा जा रहा है ये जनाब तोन के रखो। आपको याद पता होगा, आप मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब हैं तुर्कन साहब। देखें बाट साहब, ये ओपन सीक्रेट है, ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट उसने ऑब्वियस। ट्वीट की है, ये ट्वीट के अंदर लिखा है उसने, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्वीट में उन्होंने बात की है ये हाफिज़ा वाले भी, ये भी ओपन सीक्रेट है। अब मसला ये है कि आपके नॉलेज में होगा कि इमरान खान ने गो हेड दे दिया कि आप महमूद खान अचकज़ई वो इनिशिएट करें डायलॉग विद द गवर्नमेंट जनाब अब ये बात की है उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई थी कि भाई आप सुप्रीम बातचीत क्यों नहीं कोर्ट करते। जो नैब तरमीम के हवाले से समाअत जी, जी। हो रही थी तो उसमें मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके मुकालमे के दौरान ये कहा गया जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कह रही मैं बिल्कुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ सियासी जमातों से। और वो बिल्कुल उन्होंने मशरूत कर दिया है अपनी पार्टी के कुछ लोग जिस तरह बता रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने कहा है बिल्कुल आप करें बात आगे। जी जी कि आप डायलॉग लीड करें। जनाब। अब मेन चीज ये है कि महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल बात इनसे करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीएमएल नून की गवर्नमेंट चाहती नहीं है डायलॉग। देखें अगर वो डायलॉग में एंगेज होंगे तो उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको फिर इनके जो गिरफ्तार कारकुनान हैं जो कि हजारों की तादाद में हैं उस पर बात होगी, इनको छोड़ना है तो वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फर्दर जो हर दूसरे दिन जो टेररिज्म के मुकदमे बनाते हैं तो वो भी ये प्रैक्टिस भी इनको छोड़ना होगी, तो ये भी नहीं छोड़ सकते। तो मुझे इससे बताएं असम्बली कि तो नहीं चल पाएगी ना। देखें कि जब बैरिस्टर गोहर को सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं होने दिया गया तो उसके बाद वो असम्बली से भी तो वॉकआउट कर गए हैं, पुलिस को वहाँ खड़ी कर दी गई और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और भी अंदर जज साहब के हवाले से भी इकबाल बनाने की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये सिस्टम इस तरह चल नहीं पाएगा, क्या करेंगे आप? चल रहा ही नहीं है। तो आप हम कैसे कह सकते हैं पर गवर्नमेंट कामयाब है? हम इसकी कारकर्दगी को कैसे बेहतर पेश कर सकते हैं? या तो ये कोई सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करते, या मरियम नवाज साहबा ये कहती कि कोई किसी के घर बिला वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं जाएगा, तो फिर तो हम मानते हैं कि मरियम ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब में 2 वज़ीर आला काम कर रहे हैं, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा रुकन साहब? ये सिस्टम देखें, सिस्टम इसी तरह लंगड़ा कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे अपनी कारकर्दगी शो करेगी, कैसे? फिर देखिए गवर्नमेंट जो आगे है ये आपको पता है कि ये फेसेस हैं और इनके पीछे गवर्नमेंट कोई और कर रहा है। अच्छा आप लाइन पे ही रहिएगा। गुरैज साहब बड़े बेताब हैं आपकी बातों का जवाब देने। आज आप ना मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में बात नहीं करना चाह रहे। मेरा ख्याल है आपका भी कोई ना अंदर खाते कोई पैकेज टैप आ गया है कि आप भी मुलाकात कर आए हैं। जी गुरैज साहब, आज जुल्फ़िकार साहब तो बड़े जनाब जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाट साहब, आपने कहा कि 100 दिन की जो कारकर्दगी है इनकी जी 100 दिन की जो अच्छा गुरैश साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से पहले ज़ुल्फ़िकार साहब बता रहे थे, अब इससे गुरैश साहब बात कर रहे थे। जी गुरैश साहब, अपनी बात जारी रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाट साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि कीमतों को कंट्रोल करने में 100 दिन में कीमतों को कंट्रोल करने में ये हुकूमत कामयाब रही है। आप देखें, आप सब्जियों की बात करते हैं, आप मुर्गी की बात करते हैं, ये आप अगर पिछले सालों के सारे सिनेरियो देखें तो जब भी गर्मी, शदीद गर्मी होती है, उसमें सब्जियों के रेट कम होते हैं और मुर्गी का भी रेट कम होता है जी। इससे कोई तल्लक नहीं है इनकी हिकमत अमली का या इन्होंने जो इक़दामात किए उसका। अगर इन्होंने इक़दामात किए हैं तो बताएं, जवाब दें। क्या अद्वियात की कीमतों में कमी हुई है? क्या बेकरी आइटम्स की में कमी हुई है? क्या मकानात के किरायों में कमी हुई है? क्या बिजली के बिल कम हुए हैं? क्या पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह आपने इजाफा किया था उसी रेशो से कमी हुई है? क्या गैस में कमी हुई है? किस लोगों के कपड़े पहनने में, कपड़े खरीदने में कोई कमी हुई है? किस किस आइटम में आप कहते हैं कमी? क्या तालीमी अदारों में कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है और फीसें कम हो गई हैं? क्या किताबों की कीमतों में कमी हुई है? आप बताएं किस चीज़ में कमी हुई है? किसी चीज़ में नहीं कमी हुई। दूसरी बात, आपने 100 दिन की आपकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, इसमें कोई शक नहीं है। हर आदमी को पता है, हर इस मुल्क, इस सूबे का हर बंदा, क्या इस मुल्क का हर बंदा जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है कि पंजाब में जो 100 दिन की हुकूमत है उसको वो सराह रहा है। कैसे? आपने क्या किया? हर दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, गंदम जब आती है तो उसका रेट फिक्स होता है और गवर्नमेंट उसको ख़रीदती है। आपने क्या किया? आपने रेट फिक्स किया लेकिन गंदम नहीं खरीदी, और जब गंदम नहीं खरीदी फिर उन्होंने इhtजाज किया। आपने उनको लाठियों से और तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया, उनकी तज़हीक की, और ये उनकी तज़हीक नहीं है, ये इंसानियत की तज़हीक थी जो हमने देखी। दूसरी, आपने वकला बरादरी को हाई कोर्ट के अंदर और बाहर लोगों को जिस तरह पीटा, ये आपकी कारकर्दगी है कि आपने माशाअल्लाह पुलिस की ताकत को खूब इस्तेमाल किया। तीसरा, आपने हतल इज्जत का जो कानून पास कर लिया और उसके मुताबिक अब जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, यह आपकी कारकर्दगी की बहुत अच्छी मिसाल है। ये भी काबिल तारीफ है। अब ये देखें कि आपने कितने लोगों पर जो है आपने मुकदमात दर्ज किए हैं और कितने नए सिरे से। एक तरफ आपकी हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रही और सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करती। भाई, आपसे किस तरह से मुज़ाकरात करें? पहली बात तो ये है कि आपसे मुज़ाकरात बनते ही नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया और हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया। चलें ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि आपसे मुज़ाकरात करें, तो फिर आप वो इन्वायरमेंट तो पैदा करें जिससे मुज़ाकरात कामयाब हो सके। आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप उनको कोई जलसा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं देते और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये तो आपकी हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, नए बढ़ते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। गुरैश साहब, ज़ुल्फ़िकार साहब से बात कर ली जाए, फिर आपसे भी पूछते हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब, मियां नवाज शरीफ ने मोदी को मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म बनने पे, तो इस पे वज़ीर आज़म मोदी का भी जवाब आया है। जी गुरैश साहब, मैंने कोई फनी खराबी की वजह से हम उससे दोबारा बात कर लेते हैं। बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को मोदी ने जो मुबारकबाद दी है कि आप 2 अरब इंसान कहे हैं उन्होंने कि जी, हाँ जी, कि हम 2 अरब इंसानों को महफूज बनाएं, जी इंडिया की आबादी और पाकिस्तान की आबादी। ये नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है। आप अपनी यानी कि उसकी 2.25 करोड़ आबादी है, 2 अरब उन्होंने कहा कि हम उनकी 25 करोड़ हमारी है।
हाँ जी, 2 अरब उन्होंने कहा है जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर के लिए इस मौका से फायदा उठाएं। जी, तो मोदी ने जवाब दिया है कि जी एक तो जो पाकिस्तान भारत की आवाम है वो सिक्योरिटी चाहती है, वो सिक्योरिटी के अंदर रहना जानते हैं, वो देखिए मैं बताता हूं, जनाब। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि आए नफरत को उम्मीद से बदलें, जनाब, नफरत को उम्मीद से उम्मीद से बदलें। उनका जवाब यह था कि मैं आपके पैगाम को सराहता हूं जनाब। हाँ जी, भारतीय अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना हमेशा हमारी तरजीह रही है। जी जी, ठीक है ना। आप देखें कि ये जब भी ये लोग आते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के काज को लेके पिछले जब से पाकिस्तान बना है हम उसके लिए बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी इंडिया के साथ मज़ाकरात नहीं हो सकते, इंडिया के साथ कारोबार नहीं हो सकता, इंडिया के साथ कोई तल्लुक कायम नहीं हो सकता उस वक़्त तक जब तक वो कश्मीरियों के ऊपर तशद्दुद बंद नहीं करते, जब तक वो कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते और अलहदा रियासत अनाउंस नहीं करते। लेकिन ये जब भी नून लीग आती है ये इनका जो है मुख्तलिफ तरीकाकार होता है। मुस्तफा साहब ने हमें जाहिर किया है, उनसे बात कर ले। शारिफ अपना गुरैब साहब आपकी तरफ आते हैं। जी नईम साहब, हम बात कर रहे थे हुकूमत की। जी नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बादशाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे थे हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से, तो साथ अब हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद दी है उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने पर। कहा है कि जी नफरत को उम्मीद से बदले, भारतीय अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना। अच्छा खैर, इन्होंने जो कहा है कि जनूबी एशिया में 2 अरब आवाम को महफूज बनाएं, नफरत को उम्मीद से बदले, तो मोदी ने जवाब दिया है कि भारतीय अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना हमेशा से हमारी तरजीह रहा है। हाँ, उन्होंने कह रही मैं तो बगैर वीज़े के पाकिस्तान चला गया था, अपना हो आया था। हाँ जी, वो आप जब मियां नवाज शरीफ की फैमिली में वो शादी पे आए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा उन्होंने जो सिक्योरिटी की बात की है, आपने देखा होगा शादी पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर कुछ भारतीय लोगों ने यहाँ घुस के हमारे शहरियों को कत्ल किया था। जी जी, शादी आपके इल्म में होगा जो उन्होंने यहाँ एक डस्के में कार्रवाई की, लाहौर में कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने यहाँ घुस के हमारे बंदों को कत्ल किया था। और उन्होंने कहा जा कि जी वो इसलिए उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना। जी आप इस पे कोई हम चाह रहे थे बात करें। बादशाह, पहली बात तो ये है कि हमसाये कितने ही बुरे हो ना, जनाब, बदतरीन उनका रवैया हो, जनाब, उसके बावजूद उनको ना छोड़ा जा सकता है जनाब, और ना उनसे ताल्लुकात जो है ना वो कशीदा किए जा सकते हैं। सही, ये किसी के फेवर में नहीं होता, किसी भी हमसाये के। बिल्कुल सही। और अगर आपका नेक्स्ट डोर नेबर जो है उससे आप ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते तो अपने हमसाया मुल्क से कैसे खराब कर सकते हैं जनाब। और अगर कर भी लें तो वक्ती तौर पे एक उबाल आता है। अल्टीमेटली आपको जो है ना निगोशिएशन पे जाना है, मुज़ाकरात पे जाना है, कोई ना कोई डिप्लोमेसी अपनानी है। मैं समझता हूँ कि ये अगर मोदी साहब को मुबारकबाद मियां नवाज शरीफ ने दी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दी, और दूसरे हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। हमें देखें, मुतनाज़ा मसला है कश्मीर, इसमें कोई शुबा नहीं है। आलमी फोरम पे जितने फोरम तस्लीम किया गया है कि जी ये एक डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट को उसको भी हल करने के लिए आपको टेबल पे बैठना है। करारदादें आपने मंजूर करवा ली अक़वाम मुत्तहिदा की, कोई असर नहीं हुआ, कितने साल गुजर गए। आपने हर रोज एहतजाज किया, आपने हर रोज आवाज बुलंद की, जो हमारा इस्तेकाक था, हक था हर कश्मीरी का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि हम उस एक इशू को लेके कश्मीर के इशू को फोकस होनी चाहिए, मुसल्लमा और मुतनाज़ा मामला है, लेकिन उसमें हम दो तरफा ताल्लुकात जो हैं उसको भेंट ना चढ़ा दें उसकी। अगर मियां नवाज शरीफ ने खुश आइन कहा है, ये जो कुछ कहा बड़ा अच्छा है, अप्रिशिएटेबल है, लेकिन इसमें ये देखना है कि हम कोई ना कोई तरीकाकार वजह कर लें। ये डिप्लोमेसी बैकडोर होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी, 1-on-1 मुलाकात होगी, ये मामला तय करके उनमें तरजीहन अवलियत जो है ना वो कश्मीर की इशू को दे दें, तिजारत को सेकंड रख लें। लेकिन हमें किसी ना किसी तरीके पे कहीं ना कहीं हमें ऐसा जरूर करना है कि जहां
दोनों हमसाया ममालिक जो हैं वो कम से कम अमन जो है, अमन की गारंटी तो देने एक दूसरे को। और ये जो हम पे हर वक्त तलवार लटकी हुई है और ये सरहद पार से दहशतगर्दी भी हो रही है और अटैक भी हो सकता है और हम रिस्क भी क्रिएट कर लेते हैं, हम आमदोरफ्त भी बंद करते हैं, ट्रेन भी बंद करते हैं, जहाज की आमदोरफ्त, इसको खत्म करके हमें देखे ना, अभी मैच था परसों रात को पाकिस्तान और भारत का, तो उसे हम एक खेल के तौर पे लें, उसे ना का मसला बनाएं और ना शिकस्त फतह जो है उसके लिए एक ऐसा घड़ लें, एक फार्मूला कि अगर हम खुदा ना खास्ता हार गए तो इधर के लोग ये कहें कि बड़ा जुल्म किया भारत ने, और अगर भारत हार जाए तो वहां के अहले भारत जो हैं, अहले हिंदुस्तान कहें कि जनाब पाकिस्तान ने जुल्म किया है। क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे लें, मुज़ाकरात को मुज़ाकरात के तौर पे लें, मसला कश्मीर को मसला कश्मीर के तौर पे लें। हर एक को उसके मनसब और मुनासबत के मुताबिक लिया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके पिछले दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब के पाक भारत तिजारत जो है उसके मामलात हुए थे और उसमें यहाँ ये कहा था कि शालीमार बाग पर जो है ट्रेन रूट बना दिया जाए वाघे बॉर्डर से और वहां से ट्रक जो है आके वापस जाएं, और इसी तरह उनके जो है ना वो अमृतसर की बजाय हमारे एंट्रेंस तक आके और यहाँ से वापस जाएं। फिर ये भी हुआ था, एक डेलीगेशन जा रहा था, बदकिस्मती से बेचारे वो तो जा नहीं सके, एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर जो ईवान सनत और तजारत की वफाक है, वफाकी इदारे ने एक डेलीगेशन भेजा था। अदर सईद भट्ट साहब बहुत हो गए बेचारे, 2-3 साल हुए, उनकी क़यादत में वो क्रॉस कर गए थे बॉर्डर, इंडिया की हदूद में चले गए थे और उनको वापस बुला लिया गया था वहां से। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम बाईलिटरल ट्रेड जो है वो भी करें, हम निगोशिएशन भी करें, हम टेबल पे भी बैठें और बैठ के एक अच्छे हमसाये की मिसाल कायम करें, बनिस्बत इसके कि हम हर फोरम पे जाके चीखो चिल्लाहट भारत भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। देखिए एक ग्लोबल चेंज आ रही है, ईरान और सऊदी अरब मिल सकते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिल सकते? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं मिल सकते? बांग्लादेश और भारत क्यों नहीं मिल सकते? रशिया और पाकिस्तान मिल रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं मिल सकता? हमें जो है ना अपने ग्लोबल चेंज जो हो रही है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है और उस ढालने के नतीजे में आपको ये महसूस होगा कि हमें एक अच्छा ट्रेड रूट मिलेगा, एक अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा हमसाया मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे रिश्तेदारी अजीज और कारिब जो हैं वो सरहद पार हैं, उनके इसी तरह हमारे पास हैं। अब सिखों के जत्थे आते हैं, वो कितने खुश होकर जाते हैं, पैगाम देते हैं इंडिया जाके कि यार पाकिस्तानी बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है, ये शायरी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हमें हमसाया ममालिक के साथ ये सारी चीज़ें बेहतर इक़दाम करने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपकी बात से इत्तफाक करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो मुल्क के अंदर का माहौल है। आप देखें कि जिस तरह आप PTI ने कन्वेंशन का ऐलान किया कि 700 लोग नामलूमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, 27 नामजद कर दिए गए, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, तो ये चीज़ें सिस्टम अंदर जब ठीक नहीं होगा तो बाहर से हम लोगों को कैसे। ये बात अगर आप तकाबली जायजा ले रहे हैं ना जनाब, तो अव्वल ख्वाहिश बात दरवेश, जनाब हम अपने हमसायों से ताल्लुकात बाद में ठीक करें, लेकिन उससे पहले हमें अपने साथियों के साथ ताल्लुकात में वो बेहतर करने। बिल्कुल सही। और हुकूमत और अपोजिशन जो है ना, अब माफ़ी चाहता हूँ हुकूमत शाह जी, अदारों की कारकर्दगी ऐसे मशरूत कर दी गई है कि केस TPO ने कितने बंदे पकड़े, केस RPO ने कितने मुकदमे दर्ज करवाए, केस शहर में कितने लोगों को रोका गया। सनम जवेद को जब घर ले जाया गया मोबाइल घर से लेने के लिए, उसके मोबाइल तो 1 साल पहले ले लिए गए। शाहमूद कुरैशी का मोबाइल तो उस वक्त ले लिया गया जब उसको पकड़ा गया था, और आलिया हमजा का मोबाइल तो उसी वक्त ले लिया गया था जब उसको गिरफ्तार किया गया था। उनके बच्चों के मोबाइल ले जाना, फैमिली के मोबाइल। अब शाह जी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हमारे बच्चों के स्कूल की सारी चीज़ें उनके मोबाइल्स में हैं, हमारे में सारे वो लेक्चर, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सारा कुछ है, उनका जितना भी सिस्टम है वो मोबाइल के अंदर है। उनकी फैमिलियों से मोबाइल छीन लेना, उनके घर जाके तोड़ फोड़ करना, अब कारकर्दगी को इससे मशरूत कर दिया गया है। अगर आज IG को तब्दील नहीं किया जा रहा तो वो ये कारकर्दगी है उसकी। आप देखें कि कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक मुज़ाफ़ती इलाके से गरीब आदमी जाके कहता है कि जी पंजाब लाहौर पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरी IG से मुलाकात करा दे।
आईजी से मुलाकात नहीं करवाई जाती, वो खुद पे पेट्रोल छिड़क लेता है इतनी हसास जगह पे। शरी आज उस बंदे की डेथ हो गई है। हाँ, बड़ा अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक। यानी कि देखें, अगर कोई साइल आता है उसको आईजी ऑफिस के अंदर भेज देते, आईजी साहब ना मिलते, कोई सीनियर ऑफिसर मिल लेता, इतनी बात थी। उनके पीएसओ वगैरह उनका स्टाफ है, कोई मिल लेता। अंदर पंजाब पुलिस के इतने ऑफिसर हैं, कंप्लेंट्स का सेल है, पीएसओ है, और कई अंदर ऐसे यानी कि अफसर बैठे होते हैं जिनसे मुलाकात करवाई जा सकती थी। ये तो हाल है। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें अपने मुल्क के अंदर रहने वाले जो हमारे साथी हैं जनाब, बिलखुसूस मुंतखब नुमाइंदे जो हैं जनाब, जिनको पब्लिक ने लाखों वोट दे के जो है इलेक्ट किया है, उनका इस्तेहकाक पहले है कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, मुल्क के अंदर अमन मान की सूरत बेहतर की जाए, और इस तरह के छोटे मोटे वाकयात जो होते हैं उनकी सरकोबी के लिए कोई ना कोई, मैं तो समझता हूँ स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। कोई ऐसी फोर्स बनाए जो क्विक रिस्पॉन्स हो, खाली बराए नाम नहीं, क्विक रिस्पॉन्स। पिछले दिनों शादी क्या हुआ कि एक फैमिली जंग से आई थी लाहौर में शॉपिंग करने के लिए, शादी का फंक्शन था, शालमी से उन्होंने कुछ खरीदारी की, उनके पास पैसे भी थे, सामान भी थे, वो पैदल लोग आईजी ऑफिस के करीब से जा रहे थे, वहाँ से डाकू उनका ताकब में निकले तो उन्होंने आईजी ऑफिस के करीब आके उनको लूट लिया। उन्होंने क्या किया, पैदल थे, मुकामी लोग भी एक दो थे, उन्होंने एक डाकू को पकड़ लिया, 2 डाकू फरार हो गए। जो 2 डाकू फरार हुए हैं वो चंद कदम जाने के बाद दोबारा वापस आए हैं, उन्होंने आके फायर मारा है बंदे को, उस बंदे की मौत वाकया हो गई है, साथ एक राहगीर बच्चा जख्मी हुआ है और वो उस डाकू को छुड़ा के ले गए हैं। आईजी पुलिस के बाहर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही है। ये कितने देखें शहर के वस्त में है सीपीओ, यानी कि देखें ये इनका इशारी ध्यान ही किसी और तरफ है, इनके मामला ही कुछ और है। मैं समझता हूं कि हमें पुलिस का जो है ना सियासी तौर पे इस्तेमाल खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये कोई तरीका नहीं है। एक तो हम एक तरफ कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, कल्चर तब्दील करेंगे। कल्चर और प्रोटोकॉल खत्म करने के लिए बाकायदा दिल पे हाथ रखना पड़ता है। शाही बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, आपने हमें ज्वाइन किया, चीज़ें बताई, कहाँ क्या होना चाहिए, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। जी गुरैश साहब, आपने बातें सुनी शाही की। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को मुबारक दी जनाब, और उसके बाद मोदी साहब ने जो रिस्पॉन्ड किया वो क्या था जनाब, उसके बारे में हमें क्या कहना जी, चाहिए? जी, जी, ठीक है ना। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ साहब ने कहा आए नफरत को उम्मीद से बदलें, जनाब, और उनका जवाब था कि मैं आपके पैगाम को सराहता हूँ। बिल्कुल सही। अवाम की फलाह बहबूद सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। बिल्कुल सही। यानी उसका आप जवाब देखें जी, कि उसने जरा लिफ्ट नहीं कराई बिल्कुल को। उसने, मैं कहता हाँ हूं जी, कि उसने इसकी आप देखें हाँ, कि वो बंदा कितना कमिटेड है अपनी कौम के साथ, हाँ, और ये बंदे कितने कमिटेड हैं अपनी कौम के साथ। यहाँ कश्मीर का, हम कश्मीर के काज को भूल कर हम ये कहते हैं कि आए नफरत को उम्मीद में बदलें, और वो कहता नहीं, सबसे पहले मेरी आवाम की फलाह बहबूद और उसकी सिक्योरिटी है, उसके बाद कोई दूसरी बात है। तो ये जो चीजें हैं, वो पेशेवर सियासतदान है, ये हाजिर है, तो ये इनको सोचना चाहिए। और फिर दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की कि सबसे पहले तो अपने घर को ठीक करें ना भाई। आपके घर में एक जंग का समा है, आप रोजाना सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है, आप कानून साजी कर रहे हैं इसके कि कोई बोल ना सके, और जो बोले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये एनवायरनमेंट तो आप तब्दील करें ना। जब तक आप ये एनवायरनमेंट नहीं तब्दील करेंगे, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप दूसरों से क्या तवक्को रख सकते हैं। उसने जो जवाब दिया, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसने कहा कि नहीं भी मैं तो बड़ा कमिटेड हूं अपनी कौम के साथ, तभी मैं इलेक्शन जीत के आया हूं। मैं कोई फॉर्म 47 की वजह से नहीं आया, मैं फॉर्म 45 की वजह से आया हूं, और इसीलिए मेरी प्रायोरिटी है वो मेरी आवाम की फलाह बहबूद है, मेरी आवाम की सिक्योरिटी है, वो बाकी बातें बात की है। गुरैश साहब, आप देखें ना कि जिस फोरम पर भी बात हुई है वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान और इंडिया एक ही वक्त में आज़ाद हुए, और आज इंडिया को आप देख लें कि कारकर्दगी के हवाले से, तरक्की के हवाले से, और उनका आलमी लेवल पे जो ग्राफ है उसके हवाले से
कि वो कितनी तरक्की कर गया मुल्क और हम कहाँ खड़े हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उधर असेंबली में तकरीर करते हुए कहा जनाब। कि इंडिया वो जो है ना वो पावर बनने की, सुपर पावर बनने के बारे में सोच रहा है ऐसे ही और बिल्कुल। पाकिस्तान खैरात इकट्ठी करने के बारे में सोच रहा बिल्कुल है। सही। मतलब देखो कितना फर्क है। जी। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश हमारे साथ आजाद जी, हुआ था, ऐसे ही। उसकी इकोनॉमी को देखो, उसकी हर चीज की, उसकी डेवलपमेंट को बिल्कुल ठीक कह देखें। रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में अभी हम यही है कि वो जो 9 मई को जो हुआ था, वो जिन लोगों को हमने शिकार करना था, वो उनको हम सजाएं देंगे। भाई आप 9 मई के वाकयात को आप जुडिशियल जो कमीशन इंक्वायरी बना के इंक्वायरी करवाएं, जो भी मुजरम है ये कहानी खत्म करें। हैं जी, जो मुजरम है उसे बने, जो कल्प्रिट है उसको सजा दें। मुतालबा तो देखिए गुरैर साहब उनका ठीक है कि बेनिफिशियरी कौन है उसका। हाँ जी, बेनिफिशियरी तो वो हैं जो लोग हुकूमत में बैठे हैं बैठे हैं उनको। और यही लोग थे जिन्होंने उस सानिया को रोकना था। और वो बयानी पीटीआई में सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये खुद इस सारे साने के अंदर खुद शामिल है और ये सानिया करवाया गया है। इसके अंदर वो बताते हैं कि जी हमारे लोग ही नहीं थे। वो कहते हैं जी इस सानिया के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमारे लोगों ने ये तो कह सकते हैं कि बाहर के दरवाजे तक मौजूद हो सकते हैं, अंदर वो कहते हैं जी सारा कुछ आग लगाने वाले, इंतशार फैलाने वाले कोई और है। आप देखें कि आप बड़े पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड हैं? जनाब कोई एक निकली है बाहर, कोई बोला है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में? है जी, किसी ने निकल के कोई इhtजाज किया हो या किसी ने निकल के सुप्रीम कोर्ट में गया हो या हाई कोर्ट में गया हो केसेस का, और क्या क्या ज्यादतियां होती गई हैं इनको देखा हो? ये नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए सब लोगों को अपने घर के जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करने का मौका मिले, लोगों के घरों में खुशहाली आए तो कोई बात करे। हम हमेशा कहते हैं कि लोग वोट से तब्दीली तो ला सकते हैं, आवाम सड़कों पे आके ना तो डंडे खा सकती है, लेकिन अब ये भी नहीं कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वोट के जरिए तब्दीली लाई जा सकती है। क्योंकि ये पहले कहा जाता था कि नहीं जी जो वोट से कुछ नहीं होता। फिर हमने सोचा नहीं हमारी कौम बाशऊर हो चुकी है, वोट से तब्दीली ज़रूर आएगी। इस इलेक्शन में वोट से तब्दीली लाने वाले भी मायूस हो गए हैं। लेकिन आपने तो पूरी कोशिश एक चीज बड़ी वाजिया हुई, उसके बावजूद जो अवाम ने एक अपने शऊर के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश की है उसके समरात नजर आ रहे हैं। क्या देखें कि इस्लामाबाद फंसे हुए हैं। जब ये 3 लोग पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कामयाब हो जाएंगे तो पहले ही ये तय हो चुका है कि ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। तो फिर आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ समेत बाकी हल्के भी खुलेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस वक्त हमें हमारे जो है ये ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ साहब को ये और शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन इनके पास तो कोई इख्तियार भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया बनाने के चक्कर में है। नहीं मियां नवाज शरीफ लोगों को बड़े, हम बात कर रहे थे कि बयान दे रहे हैं, बड़ा लोगों को कह रहे हैं नफरत को उम्मीद से बदले, कहता है नहीं मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करता। नहीं, ये तो जुबैर उमर ने कहा है, जो हमेशा मियां नवाज शरीफ का तर्जमान रहा है, जो जुबैर कराची वाला है, जो मियां नवाज शरीफ का तर्जमान था, वो कहता है कि जी ये सब 2 नंबरी है। 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, इसे लेके खामोशी से बैठ जाना चाहिए था, इसे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, इन्हें पीटीआई को कहना चाहिए था जी आए हुकूमत बनाएं। और बिल्कुल वो कहते हैं कि जी ये असूलों पे कायम नहीं रहे, यही खानाबाजी का। आप देखें 1985 से ये हुकूमत कर रहे हैं, 8-9 दफ़ा इनका प्राइम मिनिस्टर बनाया और 8-9 दफ़ा नहीं कोई 6 दफ़ा इनका प्राइम मिनिस्टर बनाया और 8 दफ़ा इनका चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब में। ठीक है ना जी? जी जी। तो अच्छा गुरैर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले प्रोग्राम तक हम अपने नाज़रीन से इजाज़त मांगेंगे। नाज़रीन अपने मेज़बान यूनुस पाट और जवेद इकबाल गया साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।